आप प्रश्न पूछेंगे तो जितना समय है उसमें मैंने पहले बता दिया मैं औद्योगिक नहीं हूं और नीति और सरकार के बारे में कुछ बोलने की अधिकार मैं नहीं, इसलिए उसको छोड़ के मैंने जो बताया उसके बारे में आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम रजत सेठी है और मैं लेजर की टेक्नोलॉजी से अपना प्रयास कर रहा हूँ, लेजर के वेपन्स बनाने के उद्देश्य से। मेरा प्रश्न बड़े उद्योगों को लेकर है। बड़े उद्योग, अगर आप जो गिने चुने नाम है 10-15 बड़े उद्योगपतियों के, उनके आप टर्नओवर देखेंगे 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के हैं, लेकिन जो R&D का एक्सपेंडिचर ये बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं वो नगण्य होता है, 30 करोड़ 40 करोड़। अगर ये व्यवस्था चलती रही तो जो बड़ी मछलियों के नीचे छोटी छोटी मछलियां बनती हैं, जो छोटे लघु उद्योग होते हैं, अगर ये बड़े वाले प्लेयर्स अगर स्पेंड नहीं करेंगे, PhDs को हायर नहीं करेंगे, तो हमारे जितना टॉप टैलेंट है वो बाहर जाएगा ही। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे बड़े उद्योगपति रिसर्च और डेवलपमेंट में उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। आज मेरे लिए विदेश की बड़ी कंपनियों से काम करना ज्यादा आसान है बनस्पत यहाँ की बड़ी कंपनियों के साथ। अगर मैं अपनी कंपनी को अमेरिका में ले जाऊं तो वो जरूर हाथ मिलाना चाहेंगे मुझसे, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जो लघु उद्योग हैं उनके साथ उनको ग्रो होता हुआ देखना, उनके लिए जगह छोड़ना, वो प्रयास होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ विशेष रूप से बड़े उद्योगपतियों के लिए कि उनकी क्या जिम्मेदारी है लघु उद्योगों को ऊपर उठाने के लिए। जो आपने कहा वही जिम्मेवारी है और ये हो नहीं रहा है, कुछ मात्रा में सत्य तो है ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा बदल भी रहा है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये होने की आवश्यकता है क्योंकि उससे नुकसान दोनों का है, छोटे उद्योगों का भी है और बड़े उद्योगों का भी। अब ये समझ के देश को बड़ा करना है तो जो मैंने बात भाषण में की कि बंधुआ, तो एक इनक्रेडिबल जापानीज नाम की किताब है, वो कभी 80 के दशक में 2 अर्थशास्त्र में 2 समाजशास्त्र ने भारत के मिलकर, जापान उस समय बाजारों का राजा था, उसके प्रगति को देखकर सर्वे करके सारा डाटा निकाल के उनके प्रगति पर उसके कारण क्या है लिखा। उसमें अंत के पृष्ठ पर 9 कारण दिए हैं। 9 में से पहले 5 इंडस्ट्री उधर से संबंध नहीं रखते। वो कहते हैं कि जापान के लोग आगे हैं क्योंकि जापान के लोग देशभक्त हैं। जापान के लोग आगे इसलिए है कि वो अपना वेंचर अपने अकेले का विचार नहीं करते, अपने अकेले परिवार का विचार नहीं करते, कम से कम अपने गांव का विचार करके चलाते हैं। जापान के लोग इसलिए आगे है कि वो अनुशासित है। जापान के लोग इसलिए आगे है कि वो अपने देश के लिए कोई भी साहस करने के लिए तैयार है। जापान के लोग इसलिए आगे है कि वो अपने देश के लिए किसी भी प्रकार का घाटा मोल लेने के लिए तैयार है। बाद में वो कहते हैं कि जापान के लोग इसलिए आगे है कि वो जीरो एरर पर जोर है। जापान के लोग इसलिए आगे है कि वो इंडस्ट्री को अपना परिवार मानकर अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं, ऐसे दिया है। ये सारी बातें बड़े उद्योगों में होनी ही चाहिए, नहीं तो बड़े उद्योग भी टिक नहीं सकेंगे। आखिर यही अनुभव आया कि मेरी इंडस्ट्री किसी बाहर के उद्योग के साथ में चलाऊं तो मेरा लाभ है, यही होते रहा तो फिर मजबूरन जाना पड़ेगा। और जाने से कंपटीशन में बाहर के बड़े उद्योग आगे आएंगे, अपने बड़े उद्योगों की जगह नहीं रहेगी। Either this knowledge should dawn on them and they should change, or the conditions will compel them to do this. वो बारी न आने देना, हमने करना। और इसलिए हम लोग जो कर रहे हैं हम ऐसा करें, बाकी ऐसे बड़े लोग मिलते हैं तो उनके सामने मैं ये बात रखूंगा, रखता भी हूँ कि भाई पैसा क्यों कमाना है, अपने को केवल बड़ा नहीं करना है, इतना सारा देश साथ में उसको बड़ा करना है। केवल अपना नाम नहीं होना है, हमारे देश के लोगों का नाम। ये मैं रखता हूँ उनके साथ। थोड़ा 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 बदल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जल्दी बदले तो सबका फायदा है, देर से बदले तो बदलेगा जरूर, लेकिन मार कभी बदलेगा। नमन,
मैं ज्योत्सना पै उद्योजिका बेळगावी से। मेरा क्वेश्चन स्किल डेवलपमेंट और एकेडमिक्स के बीच में का है। अपने पास जो बच्चे कॉलेज से आ रहे हैं, इंडस्ट्री लोगों का कंप्लेन है कि वो एम्प्लॉयबल नहीं है, लेकिन एकेडमिक्स ऐसा है कि बहुत पुराना सिलेबस है, बच्चे अपडेटेड नहीं है, उनका भी दोष नहीं है। तो उनको स्किल कैसे करें, और जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज अवेलेबल है वो बहुत ही जेनरिक है, वो एरिया के इंडस्ट्री का मन में रखे हुए कोर्स किया जैसा नहीं है। तो कैसे ये ब्रिज करें स्किल का और जो एकेडमिक का, उसको ही रिलेटेड मेरा दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, कि अपने जो बहुत ही होशियार बच्चे जो अच्छे कॉलेज से निकल रहे हैं, वो कॉलेज के दिन से ही बाहर जाने का सोच रहे हैं, उससे अपना ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है और बहुत कुछ घर सिर्फ बुढ़े माँ बाप से एम्प्टी नेस्ट होके पड़े हैं। कैसे हम ये बच्चों को बाहर जाने से, आइडिया से रोक सके, अपने को मार्गदर्शन दीजिएगा। ऐसा है कि धीरे धीरे हमारा एजुकेशन मनुष्य को एम्प्लॉयबल नहीं बनाता। इस फैक्ट को जानकर इसमें बदल आवे, ऐसा अपना एकेडमिक्स में विचार चल रहा है, और उसके अनुसार नीति जैसी बदलनी चाहिए उस दिशा में थोड़ी थोड़ी बदल रही है। तो हम आशा करते हैं कि वो प्रक्रिया चले और पूर्णतः इसका इलाज शिक्षा में हो जाए। परंतु अकेले शिक्षा पर ही नहीं होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन और लेबोरेटरी एक्सपीरियंस ये तो शिक्षा में मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए उनको प्रत्यक्ष काम करना पड़ेगा। तो शिक्षा में पुस्तकें, क्लासरूम और लेबोरेटरी के बाहर जाकर इंडस्ट्री में उम्मीदवारी करना, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे सीखना, जो हाथ से कर रहे हैं उनके अनुभव से भी सीखना, क्योंकि कई बातें पुस्तकों में नहीं रहती, वो अनुभव से ही आती है। तो इस प्रकार उसमें कुछ पेयरिंग करना पड़ेगा, यानी विद्यार्थी हमारा क्लासरूम लेबोरेटरी वर्क करे, साथ साथ आसपास की इंडस्ट्रियों में जाए। तो ये शिक्षा नीति में भी करना पड़ेगा, और अपने देश के विभिन्न प्रकार के उद्योजकों को भी इसके लिए अपनी इंडस्ट्री में ऐसे अप्रेंटिसेस रखने पड़ेंगे, उनको एम्प्लॉयबल बनाना पड़ेगा। बाद में उन्हीं के उपयोग में वो आएंगे। तो इसका इनिशिएटिव दोनों तरफ से होगा। मैं मानता हूं कि पहले ये अपने देश के शिक्षा जगत से होना चाहिए, क्योंकि जब जो तैयार होंगे, क्योंकि ऐसे अप्रेंटिसेस ट्रेंड मिलना ये उनके लाभ की ही बात है, और इस बात को समझते हैं कि अनुभव के बिना व्यक्ति तैयार नहीं होता, और तैयार व्यक्ति अपने देश की आवश्यकता है। इसलिए दोनों बातें होनी पड़ेगी। तीसरी बात है कि हमारे बच्चों को हमको एक सपना देना पड़ेगा। हम आज जो उनको सपना दे रहे माँ बाप, तो ये दे रहे हैं कि तुम कमाओ और कम श्रम में ज्यादा कमाओ। कमाना किस लिए है ये नहीं बता रहे, और इसलिए स्वाभाविक वो ये देखता है कि कम श्रम में ज्यादा कमाने का अवसर कहां है। तो एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा है, लेकिन उसमें रिस्क है, वो लेने की उसकी तैयारी कर रही है। जहां फैसिलिटीज है वहां जाने को मन करता है, जहां फैसिलिटीज नहीं है ऐसे रीजन में काम करके उसको डेवलप करना और वहां फैसिलिटीज उत्पन्न करना, ये हिम्मत करने की उसकी तैयारी नहीं है। साथ साथ जाएंगे विदेश में तो क्या करेंगे, नौकरी करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अपनी इंडस्ट्री करेंगे तो भी दुनिया के कंपटीशन में उतरना पड़ेगा,
तो आपकी आइडेंटिटी भारत की ऐसी ही है, आप कहीं भी जाओ। तो आखिर भारत का होने से हमको कोई वेटेज मिलना है तो हमको भारत को बड़ा करना पड़ेगा, और भारत को बड़ा करना पड़ेगा तो सीखे शायद हम दुनिया भर से भी, परंतु करने के लिए भारत में वापस आ जाए, ये करना पड़ेगा। ये सारी बातें उसके मन बुद्धि में हमको संस्कारों से भरनी पड़ेगी। आज हम उसको केवल आर्थिक प्राणी मानकर कमाने की शिक्षा, कमाने के लिए और ये सब दे रहे, लेकिन तुम उत्कृष्ट करो, अपने लिए मत करो, सबके लिए करो। जैसे आप अपना उद्योग चलाते हो, तो आप उद्योग चलाते हैं, यानी केवल प्रोडक्शन नहीं करते, आपके उद्योग में एक छोटे मजदूर और चपरासी से लेकर तो आप तक जितने प्राणी हैं उनके जीवन की व्यवस्था करते हैं, इस भाव से करते हैं। अपने उद्योग को एक परिवार मानते हैं, उस उद्योग को पूरक जो लोग हैं उनको उस परिवार में उस आत्मीय भाव से शामिल करते हैं, तो आपका उद्योग बहुत अच्छा चलता है, उसका सबको लाभ होता है। यह सारा भाव सब करने में आने के लिए उसका कुछ ये ट्रेनिंग घर में और शिक्षा में भी होना चाहिए। उसकी कमी है, वो हमको पूरी करनी पड़ेगी, तब आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको वहां मिल जाएंगे। Namaskar, myself Manjunath Dhugar, Bidar, Karnataka. I would to ask a question about Atmanirbhar Bharat, vocal for local. As we all talk about vocal for local and Atmanirbhar Bharat, but despite among strong motivation among people, progress seems slow. And what, in your opinion, are main challenges that are stopping us from turning these ideas into reality and achieving truly Manohar Bharat? So वोकल फॉर लोकल, ये जो ड्रीम है, लेकिन अभी तक हम जो चलते आए हैं, अभी तक वो वोकल फॉर लोकल के लिए नहीं। वी कॉम्पिटेड विद द वेस्ट, उनकी जो पद्धति है उसके अनुसार चले। तो उसमें वोकल फॉर लोकल के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए, जो इकोसिस्टम चाहिए, वो नहीं है, हमारे यहाँ भी नहीं है। वो हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। साथ साथ अभी ये स्पिरिट जगा है लोगों में, और करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा करने वालों के लिए ईज ऑफ बिजनेस, ऐसा करने वालों के लिए प्रतिष्ठा, ऐसा करने वालों के वर्ल्ड कंपटीशन को फेस करने के लिए उनको कुछ असिस्टेंस, ये सारी बातें हमको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी, नीति में भी लानी पड़ेगी, स्वभाव में भी लानी पड़ेगी। तो एक प्रोसेस है, वो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, उसकी गति बढ़ानी पड़ेगी। पूरा जब हम कर लेंगे तब हमको इसका पूरा फल दिखाई देगा, तब तक ये कठिनाइयां रहेगी। और इसलिए जो मन से चाहते वोकल फॉर लोकल, उनको पायोनियर्स के नाते एक कष्ट सहन करके धैर्यपूर्वक कुछ वर्षों तक काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चेंज आने वाला है, ये पक्का है। चेंज आने के लिए थोड़ा समय लगता है, तब तक बाकी लोगों की हिम्मत न टूटे, अपनी भी न टूटे, इसको हमको करना पड़ेगा। परम पूजनीय श्री मोहन भागवत जी, जब हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति बात करते हैं, तब हमारे सामने एक बड़ी चुनौती कुशल श्रमिकों की है। कुशल श्रमिक लेबर। आज के युवा वर्ग एमएसएमई क्षेत्र में कार्य करने के प्रति कम रुचि दिखा रहा है। ऐसे में एक राष्ट्र के रूप में हम इस चुनौती को कैसे दूर करें, इसमें आपका क्या विचार है? वैसे उत्तर आ गया है। लेबर की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, श्रमिक की प्रतिष्ठा। आज श्रमिक होना ये डिग्निटी का काम नहीं माना जाता समाज में। ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर, इसमें समाज लोग क्या प्रीफर करेंगे?
ऐसा देखते हैं तो वो आराम से कमाना पसंद करेंगे। एबीसीडी भी जाना है तो परिश्रम करना पड़ता है, तो वो उसके लिए तैयारी चाहिए। ये माइंडसेट बना। बहुत साल हम लोग आक्रामक लोगों के नीचे रहे, तो हमारा जो था वो तो नष्ट हो गया। अंग्रेजों ने तो एक एक करके ऐसे हमारी इकोनॉमी के सारे आधार खत्म कर दिए थे, लेकिन हमारे पूर्वजों के पराक्रम से और भगवान की दया से हमने फिर से वो खड़ा किया। जैसे उद्योग हमारे नष्ट कर दिए थे, परंतु अंग्रेजों का वो डोमिनेंस सहन नहीं किया हमारे लोगों ने और अपने उद्योग खड़े किए उन्हीं के जमाने में। तो ये जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के आधार पर चलना है, तो श्रम की प्रतिष्ठा मेरे मन में चाहिए। यानी कोई अपने हाथ से काम करने वालों को मैं निचले स्तर का नहीं मानता, और मैं स्वयं हाथ से काम करने के लिए शर्माता नहीं। ये बच्चों में उत्पन्न करना पड़ेगा, तो ये धीरे धीरे बात हो जाएगी। कुल की बात मैं कह रहा हूं, ऊपर ऊपर के इलाज कितने भी हुए तो भी अंत में बात यही आती है। परिश्रम करके मैं अपना मालिक बनता हूं, मैं खाता ही हूं और 50 लोगों के खाने की व्यवस्था करता हूं। इससे ज्यादा बिना परिश्रम के ऑफिस में बैठकर मैं अकेला खाता हूं, बहुत खाता हूं, इसको ज्यादा अच्छा मानता हूं। ऐसा अभी भी एक वृत्ति जानी चाहिए, ये स्वभाव। और आप लोग जो कर रहे हैं उसके कारण धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्योंकि आप लोग उत्कृष्टता में और स्पर्धा में दोनों जगह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। परिश्रम पहले पहले जो लोग होते हैं उनको बहुत कष्ट करना पड़ता है, बाद में ये राजमार्ग बन जाएगा तो सारी भीड़ इधर आएगी। तो ये आपके करने से होने वाला है, लेकिन वो होते तक आपके भी मन में ये प्रश्न रह सकता है। तो उसका उत्तर यही है कि एक वृत्ति है, खुद परिश्रम करके कमाऊंगा और भी मेरे कारण 10 लोगों की कमाने की खाने की व्यवस्था होगी, ऐसा मुझे करना है, ये मेरा लाभ है, ये मानना। और उसके लिए परिश्रम जो करते हैं उनका आदर सम्मान, स्वयं परिश्रम करने की तैयारी ये रखना, ये स्वभाव हमको बनाने पड़ेंगे। नमस्ते गुरु जी, आपको देखने का मौका मिला, हमारा भाग्य है। सर, छात्र लोग जब एजुकेशन करते हैं, जनरल मेरिट का छात्र जब अच्छा परसेंटेज करता है उसको प्रेफरेंस नहीं मिलती। नेचुरली टैलेंट बाहर जाकर काम करते हैं, माइग्रेट हो जाता है। आत्मनिर्भर करने के लिए टैलेंट को इधर रखना होगा। सो कंप्लीट माइग्रेशन हो, ये जाति के वजह से, जाति के सिस्टम के वजह से ये टैलेंट को प्रेफरेंस नहीं मिलता। वोट बैंक के लिए सब लोग ये जाति सिस्टम ऐसा ही गवर्नमेंट में बचा रखा, प्रॉब्लम हो जाएगा सर। इसको कैसा हैंडल करेंगे सर? तो जाति को प्रेफरेंस और टैलेंट को सेकंड नंबर, ये अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये महाभारत में शुरू होने के लक्षण हमको दिखते हैं ना। एकलव्य के टैलेंट को प्रेफरेंस नहीं मिला, तो दिस इज ए मेलोडी वी हैव टू फाइट एंड मेक इट अवे विथ। उसके लिए स्वतंत्रता के बाद कुछ मेजर्स दिए, तो प्रामाणिकता से लागू करने से प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। बात व्यवस्था की नहीं है, बात ऑनेस्टी की है। टैलेंट जो बाहर जा रहा है उसमें दोनों प्रकार के लोग हैं। जो जनरल कैटेगरी है वो भी बाहर जाती है, और जो स्पेशल ऐसे इनको मेजर्स मिल रहे हैं उसमें से भी लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का कारण
भौतिक सुख का आकर्षण है, स्कोप नहीं, ये नहीं है। ये जब स्कोप की हम बात करते हैं तो ज्यादातर जॉब्स की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा, जॉब्स यानी किसी की गुलामी है ना एक तरह से। कोई भी समाज जॉब्स कितने देगा? दुनिया की कोई भी सोसाइटी अपने लोगों को प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के 30% से ज्यादा जॉब नहीं दे सकती। बाकी सब लोगों को हाथ से काम करना पड़ता है, परिश्रम से अर्जन करना पड़ता है। कंपटीशन जॉब्स के लिए है, और जहां परिश्रम करना है वहां स्कैर्सिटी है। ये एक इलाज करने का विषय है। दूसरा विषय ये है कि हम लोगों को क्या लगना चाहिए, अगर हमको समर्थ भारत, आत्मनिर्भर भारत खड़ा करना है, कि थोड़ा मुझे कम मिले तो भी मैं अपने देश में रहूंगा, लेकिन ये घर में, विद्यालयों में संस्कार मिलना चाहिए। आज हम कह रहे हैं कि टैलेंट बाहर जा रहा, बाहर भेज कौन रहे? माता पिता भेज रहे हैं। माता पिता प्राइमरी से इंग्लिश मीडियम में डालकर इसकी व्यवस्था करते हैं कि वो बाहर जाए। तो हम जिधर भेज रहे हैं उधर वो लोग जा रहे हैं। अब ये होने के बाद भी अनेक प्रकार से आदमी सीखता है, तो जिनको ये सीख मिलती है कि देश के लिए कुछ करना है, तो एक दूसरा प्रभाव भी शुरू हुआ है। अनेक लोग वहां जाके सीखते हैं और सीखने का उपयोग अपने देश में आकर करते हैं। ये स्ट्रीम भी शुरू हुआ है और वो बढ़ रहा है। इसलिए लोग बाहर जाते हैं, इसका कारण व्यवस्था नहीं है, इसका कारण एक मानसिकता है। उसमें एक कारण टैलेंट को प्रेफरेंस नहीं है, कास्ट को प्रेफरेंस है, ये है, लेकिन वो एक तरफ की मेलोडी नहीं है, वो पहले दूसरी तरफ भी थी। उसके प्रतिक्रिया में कुछ लोग पीछे हो गए, उनको बराबरी में लाना है तो कुछ देना पड़ेगा। वो बराबरी में आए हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। हम जाएंगे पूरे भारत में तो हम देखते हैं कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन चलता है, तो नहीं होना चाहिए। इसलिए परंपरा से जिनको मिलते आया, उन्होंने सोचना कि उनको 200 साल तक कुछ नहीं मिला, 2000 साल तक हमको मिला, अब वो हमारे बराबरी में आए, इसलिए हम थोड़ा छोड़ दें, उनको मिले पहले ऐसा करें, तो अपने ही लोग हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सब बड़ा बन करके सोचना चाहिए, लेकिन वो कारण नहीं है ब्रेड ब्रेक का। जो आदमी परिश्रम करने के लिए तैयार है उसको स्कोप है, irrespective of caste and irrespective of what facilities it gets। देश में हजारों लाखों उदाहरण है, लेकिन ये सोचने की बात है। इफ वी कैन थिंक वी कैन, कोई भी ये बनाना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत व्यवस्था में सफाई वगैरह करने की जरूरत है, मैं नकारता नहीं है उसको, लेकिन आखिर वो होगी तब जब ये ऑनेस्टी रहेगी कि हमको ऐसा देश खड़ा करना है जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर समानता भी आएगी, ऐसे मेजर्स भी नहीं रहेंगे, और सब लोग देश के लिए काम करके देश को बड़ा करेंगे, खुद भी बड़े होंगे, दुनिया को भी बड़ा करेंगे। One more question we will have. Yeah, please. गुरु जी प्रणाम, मैं प्रशांत हेपसुर लघुदेव भारती हुबली से हूँ। मेरा एक प्रश्न है एजुकेशन के लिए। तो हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी को भारत में एंट्री दिया है, तो उसका अब अगले 5 या 10 साल में हमारे सांस्कृतिक संतुलन पे क्या असर हो सकता है? टेक्निकली देखा जाए तो बहुत बुरा असर है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो स्थिति है हमारे यहाँ पर, हमारी जो यूनिवर्सिटी है नहीं, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर जो हमारी पद्धतियां हैं, हमारा ज्ञान है,
उसका अध्ययन बड़ी जोर से शुरू हो गया है। और हमारी इस परंपरा में आज एप्लीकेबल बहुत कुछ है। जैसे पराशर ऋषि ने वृक्षायुर्वेद लिखा है, उसमें सभी बातें मीटियोरोलॉजी वगैरह सारा है। उसमें एक ऐसा है कि पौष मास में पूरे महीने भर दिन के हर घंटे हवा कैसी बहती है, ऐसा रीडिंग अगर आपने एक जगह पर लिया तो अगले साल भर उस जगह पर रोज क्या रहेगा, वेदर, वर्षा होगी कि नहीं, कितनी होगी, कहाँ होगी, इसका प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। एक यूनिवर्सिटी ने इसका रिसर्च किया और उन्होंने एक जगह पर ऐसे रीडिंग्स लिए और उसके अगले साल उस रीडिंग्स के आधार पर जो प्रेडिक्शंस थी उसके अनुसार था कि नहीं ये देखा तो 90% वो करेक्ट था। ऐसा नॉलेज है अपने पास, इस पर ध्यान जाएगा, इस पर रिसर्च होगी तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज आएगी, लेकिन इम्पैक्ट रहेगा भारतीय ज्ञान परंपरा का, ये हो सकता है। दूसरा, एक जनरल एटमॉस्फेयर बाहर ऐसा तैयार हो रहा है कि समृद्धि में तो हमसे ज्यादा है, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है, सामरिक सामर्थ्य है, इससे अपना डोमिनेंस दिखा सकते हैं, हमको डोमिनेट कर भी सकते किसी किसी मामले में, परंतु अंदर से खोखले हो गए और दे डायरली नीड आवर ट्रेडिशन। इस स्थिति में वो लोग आगे हैं। मैं बाहर की यूनिवर्सिटी को यहां बुलाने में पक्ष में नहीं हूं, परंतु ये होता ही है तो वी कैन टर्न द टेबल्स बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। हमारी बुद्धि इधर लगनी चाहिए, इसको भी हम अपने अनुकूल बना लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। Due to paucity of time, we regret we are unable to take any further questions. I sincerely feel it was a great session. Now, as a token of gratitude and love from the Gurudev Bharati, I would request Sri H.V.S. Krishna ji to please present a book to Param Pujniya Sarasangchalak. The book Freedom of Forces. Freedom's Force. We are now coming to the conclusion of the program. I now request our EC member, Shri Vineet Harkuni, to propose the vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. It is indeed my privilege and great honor for me to express gratitude on behalf of all the members of the Gurudev Bharati Karnataka and also members of IMS Foundation. I extend my heartfelt gratitude to our Parama Pujniya Dr. Mohan Bhagwatji, who has taken out his valuable time in spite of his busy schedule. We are deeply humbled and honored by your gracious presence, and we take your valuable guidance and look forward for your continuous support. Once again, thank you, sir.